अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हारिस। आज इस एपिसोड में हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब आसिफ साहब। आइए हम उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। पिछले 4 सालों में बहुत काम किया है आसिफ भाई ने। इस पूरे इलाकों में अपने कौम के लिए एक खिदमत खल्क किया है। आइए हम आप आसिफ साहब के मुंह से ही जानते हैं उनका सफ़र, उनकी दास्तान। जनाब आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4 सालों से माइल्स टू स्माइल एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में इंडिया में बहुत काम कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले 4 सालों में कम्युनल वायलेंस के, मॉब लिंचिंग के और स्टेट स्पॉन्सर्ड सेलेक्टिव कम्युनल डिमोलिशन के एपिसोड बहुत हुए हैं जी। और उनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी है, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ी है और उनका जोग्राफिकल एक्सटेंट भी बहुत हुआ है। असम से लेके गुजरात तक बहुत छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, या एक तरीके से पूरे प्लान्ड वे में जाके मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस तोड़े गए हैं, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, या मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग का जो एपिसोड हम हरियाणा में देख रहे हैं। तो माइल्स टू स्माइल 4 सालों से इन सर्वाइवर्स के साथ काम करती है। प्राइमरली हमने मुजफ्फरनगर के दंगों से अफेक्टेड भी कई फैमिलीज़ के साथ काम किया है। तो काम करने से मुराद है कि माइल्स टू स्माइल 2 वे में काम करती है। एक शॉर्ट टर्म है जिसमें हम रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इनिशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि एक जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है इस फैमिली को, वो तुरंत उससे बाहर निकले, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत यही है। दूसरा जो हमारा अपना मुझे लगता है की है वो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। हम किसी कम्युनिटी मेंबर को भले ही उस पर मुसीबत आई हो उसको मोहताज नहीं बनाना चाहते, राइट। तो किसी की मदद करना और ऐसा करना कि खुददारी ख़त्म नहीं हो, ये हमारा एक तरीके से काम करने का नज़रिया है। तो जहाँ भी दंगों से अफेक्टेड लोग हैं, या मॉब लिंचिंग से अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, या डिमोलिशन के अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, हम उनका एक सस्टेनेबल डिग्निफाइड लाइवलीहुड भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये पूरा सफ़र 4 साल का जो है वैसे ही सैकड़ों स्माइल स्टोरी से भरी है। सैकड़ों मतलब अगर मैं सबको ऐड करूँ तो हज़ारों हैं, जिसमें हमने बहुत पॉजिटिवली उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड दिस इज़ व्हाट माइल्स टू स्माइल स्टैंड्स फॉर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हज़ारों ज़िंदगियाँ बदल दी, लेकिन अब उनके बच्चों के, आने वाले जनरेशन की, आने वाले नस्लों की जब हम बात करते हैं, तो जब आपने एक बात की सस्टेनेंस की, तो उन्हें कैसे सस्टेन करने के लिए कोई आइडिया है आपके दिमाग में? कुछ करने वाले हैं आप आगे, आपके आने वाले दिनों में कहाँ पे आप मसरूफ़ रहेंगे आने वाले दिनों में? एक चीज़ है कि हमने ज़िंदगी बदली नहीं है, ज़िंदगी बदलने की कोशिश की, क्योंकि बदलने वाला अल्लाह है। हम मुझे लगता है कि एक ज़रिया के तौर पे माइल्स टू स्माइल एक की के तौर पे इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक। तो हम एक ज़रिया है, उस ज़रिए के फॉर्म में काम किया हमने। एक चीज़ शुरू से, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशल साइंसेस का, इनफैक्ट मैं एक बहुत ही कोर टेक्निकल कंपोनेंट बैकग्राउंड से आता हूँ। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन एनवायरनमेंट, एंड आई वाज डूइंग पीएचडी विद एयर पोल्यूशन मेट्रोलॉजी। तो उससे पूरा 180 डिग्री का शिफ्ट होकर सोशल सर्विस की तरफ आना, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा लगता है कि अल्लाह ने ये रास्ता चुन लिया था और मैं बस इस रास्ते पे उठ के आ गया हूँ और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब हम किसी फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं, जैसा मैंने कहा कि कोई फैमिली अगर अफेक्टेड है वायलेंस से, हेट से, लिंचिंग से, या किसी का मर्डर हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर, तो सबसे पहला एपिसोड रहता है कि उस फैमिली के स्ट्रेस या ट्रॉमा को दूर किया जाए। अपनापन देके आप जाइए, उनसे मिलिए, बात करिए। भले ही हम किसी फैमिली को बहुत मदद नहीं कर पाए फाइनेंशियल तौर पे, लेकिन एक फीलिंग उनको लगती है कि कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। कई जगह पे मैं गया, उनके साथ बात किया, तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, कोई हमारे फिक्र करता है। मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव सेंस होना, एक फीलिंग होना कि आपके गम में कोई शरीक है, ये किसी पैसे से बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, राइट। और जहाँ तक बात होती है कि रिलीफ की ना, तो मैंने अक्सर कहा भी है कि किसी औरत के लिए जिसका शौहर दंगों में मर गया, या किसी के शौहर को मॉब लिंच कर दिया, या किसी माँ के लिए जिसके बेटों को मार दिया गया, या किसी बेटे के लिए जिसके बाप को शहीद किया गया, दुनिया की कोई दौलत उसको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन नहीं दे सकती। उसको जो चीज़ रिलीफ दे सकती है वो है जस्टिस। जस्टिस मिलना मुल्क में मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल है। जी। तो हम बहुत अदना दर्जे का काम करते हैं। अगला सवाल जो आता है, जैसे इनफैक्ट अगर हम किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि खुददारी ख़त्म नहीं करना, उसका एक अंदर से जो डिग्निटी है वो हम मारना नहीं चाहते।
तो फैमिली के लिए जैसे अगर हस्बैंड मर गए, शहीद हो गए, तो उसकी वाइफ के लिए एक सस्टेनेबल डिग्निफाइड लाइवलीहुड क्रिएट करना जिसमें वो अपनी छोटी खर्च की जिम्मेदारी वो खुद ले लें। और हमारे पास एग्जाम्पल भी है, मतलब ऐसे कुछ इतनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं इन औरतों का जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन दिल्ली दंगों में उनके शौहर को बहुत बेदर्दी से मार दिया गया। फिर हमने इनके साथ मिलकर काम किया, साल भर, 2 साल, 2.5 साल बाद आज वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हैं। इनफैक्ट इसमें एक कहानी ऐसी है कि एक लेडी, उनका दुपट्टे का बिजनेस था, उनके शौहर को मार के जला दिया उनकी और जब वो लोग मुझ कैम्प में मिलने आए थे तो उनकी बेटी की बस एक ही गुजारिश थी कि बस हमको बाकी लाश मिल जाए। मतलब एक ऐसा दौर आ गया कि मुसलमान को लाश लेने के लिए भी एक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आज वो इस इस्तेदाद में है कि उनका एक बिजनेस है जिसमें वो 20-25 लोग को उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। माशाअल्लाह। तो मास्टर इस्माइल की ब्यूटी मुझे लगता है यही है कि हम लोगों को खड़ा करने में कामयाब हुए हैं उनके खुद के पाँव पे, ताकि उनकी खुददारी ख़त्म नहीं। एक दूसरा एलिमेंट है वो है तालीम। एक की फोकस मेरा हमेशा रहता है। अगर आप देखिए प्राइमरी स्कूल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात हो या हाई स्कूल्स में हमारा इनरोलमेंट हो या हायर एजुकेशन में मुसलमानों को पार्टिसिपेशन हो, ये सबसे बुरा है, ये सबसे निचले दर्जे का है। हम तालीमी स्टैंडर्ड्स में बहुत पीछे हैं। तो इस कम्युनिटी को तालीम से जोड़ना है, क्योंकि एक ऐसा अगर आपको सिटीज़न चाहिए, एक ऐसा मुसलमान चाहिए जो हक भीख में नहीं मांगे, उसके लिए लड़े, तो उसको आप तालीम ही दे सकते हैं। उसको अपने राइट से वर्क करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करना जो एजुकेशन कर सकती है। तो माइस्टर इस्माइल का ये ख्वाब हमेशा से रहा है। दंगे हुए दिल्ली में फरवरी 2020 में, और लॉकडाउन से पहले हमने एक स्माइल स्कूल छोटा सा 2 कमरे का बनाया था। इनफैक्ट उसमें क्लासेस कभी नहीं हो पाई क्योंकि उसके पहले ही अनप्लान्ड लॉकडाउन वो सारी चीज़ें हो गई। तो हम चाहते थे कि बच्चों को ट्रॉमा के माहौल से बाहर निकालें, एक ऐसा माहौल जिसमें परेशानियां बहुत नहीं हो, क्योंकि उनका मुस्तकबिल उनके सामने है, उनका फ्यूचर उनके सामने है। फॉर द टाइमिंग डार्क हो सकता है, लेकिन हम उसमें रंग भरेंगे मास्टर इस्माइल के थ्रू। बाद में मैंने कहा ना कि नियत, जब आप नियत करेंगे तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। सितंबर के महीने में हमने एक दिल्ली में पहला दंगों के बाद रिलीफ स्कूल खोला। आज तकरीबन 400 बच्चे हैं जो उस स्कूल से बेहतरीन तालीम लेके, और इतनी खुशियाँ हैं उस स्कूल में कि वो स्कूल में जब हमने शुरू में सितंबर में इस्टेब्लिश किया तो एक ओवरऑल गमगीन माहौल था। मतलब बहुत ही एक मोनोटोनस सी ज़िंदगी थी। कोविड का भी दौर था, लोगों ने अपनों को भी खोया था, किसी का घर जल गया, किसी की दुकान जल गई, अब उसके फादर की। तो एक कलेक्टिव अच्छी, मतलब मुझे लगता है मायूसी थी कलेक्टिव। फिर धीरे 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 काम करते 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 हमने पूरी मायूसी को खुशियों से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे तो आपको खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ, ये ज़िंदगी बदल गई हैं। तो मास्टर इस्माइल का हमेशा से एजुकेशन पे काम रहा है। अभी ऑफ लेटली देखिए तो हमने नूह में और मेवात के बाकी इलाकों में जुलाई 31 के वायलेंस के बाद एक बिजनेस रिबिल्डिंग, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन का काम किया। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा मेवात के बहुत ही इंटीरियर इलाकों में। 2 ऑब्जर्वेशन मैंने पाया। मेरा ये है, मेवात के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं। मैं माशाल्लाह, मैं एक गाँव है सदरावट, तो वहाँ एक फैमिली है रोजदार की, उसका घर उन्होंने मतलब डिमोलिश कर दिया था पूरा, और वो आदमी 40 साल से वहीं पे रह रहा है। बहुत मुश्किल से उसने अपना घर बनाया और फैमिली के साथ रह रहा था। तो मैं अगले ही दिन पहुंचा जिस दिन उसका घर डिमोलिश हुआ, और वो बात करते करते वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप भाई परेशान है, कोई और चीज़ हो तो बताइए। तो वो कह रहे नहीं, मैं परेशान हूँ कि मेरी भैंस कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, आप पहली बार मेरे आए हैं, मैं आपको कम से कम दूध उसका निकाल के पिलाऊंगा, क्योंकि मैं मेहमान को छोड़ ऐसे खाली पेट छोड़ूंगा नहीं। तो इतना खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत कि लोग इस परेशानी में कम परेशान थे कि उनका घर टूट गया, इस परेशानी में ज़्यादा थे मेहमान हैं और हम चाय नहीं पिला रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन कि मेवात के लोग बहुत ही माशाल्लाह, मतलब इतने खुलूस के साथ अगर कोई मुझे इतने सालों में मिला तो उनसे मेवात के लोग हैं। अपनापन लगता है जैसे आप गांव में जाएंगे तो। दूसरा बात, तालीम की बहुत कमी है मेवात में। इधर 10 सालों में बहुत इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, लेकिन मुझे लगता है जितने इंस्टीट्यूशन खुले हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लार्जली गांव में हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी है मेवात में। दूसरा, अक्सर आप सुनते होंगे कि मेवात के लोग को गाय के नाम पे उन्होंने कत्ल कर दिया, मॉब लिंच कर दी। तो एक कम्युनिटी है जिसको इल्म से महरूम रखा गया, एक कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा गया। तो जब आप इल्म से महरूम रखेंगे, अपॉर्चुनिटी से महरूम रखेंगे, तो बहुत ही लिमिटेड काम वो कर पाएंगे। तो बहुत हाई टाइम है कि हम मेवात के लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ें।
गांव में ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करे जो ऐसे बच्चे तैयार करे जिनको अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो, जो अपना केस अपनी चीज़ें लड़ना जाने। जी तो इसीलिए हम एक स्माइल स्कूल का प्लान हमने मेवात में रखा है, जिसके लिए ये पूरा प्लान कर रहे हैं। अच्छा। और वो मेवात में इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बहुत करीब है आपके दिल के, उनके ऑब्जर्वेशन जैसे आपने बताया। और मेवात की एक, जहाँ तक मुझे खबर है, एक हिस्ट्री भी रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, कि कैसे यहाँ से काफ़ी कुछ लोग गए थे मेवात और रोका था वहाँ के मुसलमानों की आप ना जाइए जब बंटवारा हुआ। इनफैक्ट जब बंटवारा हुआ तो अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स थे। आप मेवात को समझेंगे तो मेवात के साथ सरकारी तौर पे बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। एक बहुत ही कंसोलिडेटेड ब्लॉक है जिसको 3 स्टेट्स में बांटा गया ताकि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो। एक बहुत ही प्लान्ड वे में हुआ है ये। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस पार्टी ने किया, क्योंकि सबको पता है कि उस वक्त कौन सी पार्टी पावर में थी। तो मेवात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा कंसोलिडेटेड लार्जर ब्लॉक हरियाणा में है, एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में है और एक हिस्सा यूपी में है। तो एक ऐसा किया गया ताकि मेव कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो। दूसरा, इसके बाद भी आप देखिए दिल्ली से अगर चलेंगे तो मेवात एक बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट था और कई रिपोर्ट्स हैं कि अलवर के महाराज हैं वो इससे खुश नहीं थे। सरदार पटेल, कई लोग कहते हैं कि ही वॉज ऑफ द व्यू कि एक लार्ज सीजेबल मुस्लिम चंक दिल्ली के होना नहीं चाहिए। हालांकि एक थ्योरी है, लेकिन ये सच्चाई है कि महाराजा ऑफ अलवर की फोर्सेस ने मेवाती मुसलमानों पर बहुत लार्ज स्केल जुल्म और तशद्दुद किया है, जिसमें एक अनऑफिशियली 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया। मकसद था कि मेवात को मुसलमानों से खाली करें और यहाँ पे जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनको बसाएं। तो सरदार पटेल के इंस्ट्रक्शंस पे, जो कि कई राइटर्स ने लिखा भी है, एक लार्ज स्केल जेनोसाइड हुआ मेवाती मुसलमानों का। फिर गांधी जी मेवात गए, एक गांव है, हम अक्सर उससे क्रॉस करते हैं, गांधी ग्राम घसेड़ा उसको बोलते हैं। जी। वहाँ चौधरी यासीन से मिले, उन्होंने मेव के लोगों को वादा किया कि हिंदुस्तान की एक सेकुलर डेमोक्रेसी में, एक यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपको सारी राइट्स मिलेगी, आप पाकिस्तान से वापस इंडिया आइए। बहुत ही लार्ज स्केल लोग गांधी के कन्विंस करने पे वापस भी आए, लेकिन सच्चाई कि एक मेवात हिंदुस्तान में है और इतना ही बड़ा मेवात पाकिस्तान में भी है। कुछ लोग वहीं बस गए। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मेवात के लोग रहते हैं। तो ये मेव वही लोग हैं जिन्होंने गांधी के एश्योरेंस पे, महात्मा गांधी के एश्योरेंस पे वापस आए। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बोन ऑफ कंटेंशन था, गांधी के मर्डर का एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने श्योर किया मुसलमानों को और उनको माइग्रेशन से रोका। उसके बाद आज़ादी के बाद मेवात को कंसोलिडेटेड मेवात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। मेवात को मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से हर वे में महरूम रखने की कोशिश की गई और सरकारों ने, प्रोग्रेसिव कई सरकारों ने एजुकेशन से उनको महरूम रखा। मेवात में हेल्थ केयर सबसे वर्स्ट है। अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं लेकिन डॉक्टर्स वहाँ अच्छे नहीं हैं। स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, वो टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, उसको स्कूल भी खोलना है, वो सफाई भी करता है। तो डेलिबरेटली मुस्लिम्स के लिए मेवात में एजुकेशनल एक फेलियर है गवर्नमेंट का, क्योंकि आप दिल्ली से चलेंगे तो गुड़गांव बहुत ही डेवलप्ड है, मेवात अंडर डेवलप्ड है हाईली। उसके बाद उधर जाएंगे तो अलवर के रीजन पूरे डेवलप्ड है। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि डेवलपमेंट कैपिटल से रेडियली बढ़ती है। गुड़गांव डेवलप होना चाहिए, गुड़गांव से कम डेवलप मेवात होना चाहिए, मेवात से कम डेवलप भरतपुर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। तो उसको एक एजुकेशन का एक फील्ड है जिसमें हम काम करके चेंज कर सकते हैं, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो आपने जिक्र किया था स्माइल स्कूल का, जिसमें एजुकेशन और तालीम के ज़रिए आप मेव मुस्लिम को एक नया सूरज देना चाहते हैं, एक नया आफताब उनके लिए बनना चाहते हैं और एक लाना चाहते हैं, एजुकेशन का पूरा निज़ाम वहाँ कायम करना चाहते हैं। तो थोड़ा रोशनी डालिए मुझे स्माइल स्कूल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, स्माइल, हंसी खुशी वाला, और आपने उसी के कॉन्ट्रडिक्टरी उनके साथ जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है आज तक, तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये आपका पूरी ख्वाब, पूरा सोच, पूरा नज़रिया। तो आप स्माइल स्कूल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए मुझे। एक्चुअली जब हमने रिलीफ का काम किया तो हम एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट नहीं थे, तो कोई नाम भी नहीं था। तो किसी ने एक दिन, रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि आप शाहीन बाग से कम से कम मील चल के यहाँ आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो आपके आने का मकसद क्या है, वाई आर यू कवरिंग ऑल दीज माइल्स।
तो आई वॉज आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन एंड आई सेड कि वी आर कवरिंग ऑल दीज माइल्स टू रिस्टोर अ प्रेशियस स्माइल गॉट लॉस्ट। और वहीं से माइल्स टू स्माइल आया कि हम मीलों चलेंगे एक खुशी को रिस्टोर करने में। और इसीलिए एक कंसेप्ट है स्माइल स्कूल का कि ये जो बच्चे हैं प्राइमरली जो दंगों के शिकार हुए हैं, ये बच्चे जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं जिनके घर पे, ये बच्चे जो डिमोलिशन के शिकार हुए हैं और ओवरऑल घर में स्ट्रेस का माहौल है। क्योंकि मुझे लगता है कि तालीम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक चीज़ है जो सिर्फ 50% है, 50% एटमॉस्फेयर भी है, माहौल भी है। वो माहौल और पढ़ाई का बैलेंस क्रिएट करने का एक जो ज़रिया है वो है स्माइल स्कूल। हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो इन कैटेगरीज से आते हैं या जो लड़कियां जो इस लार्जर सेटअप में पढ़ाई से महरूम रह गई या कुछ लोग जो हिफ्स उन्होंने कर लिया और मेन स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन बने जो एक ब्रिज का काम करे, ब्रिज हो जिस पे चढ़े और उनकी ज़िंदगी में रंग हम भर सकें, एक ब्रिज हो जो वो जुल्म और परेशानी को भूल के अपना फ्यूचर या मुस्तकबिल देख सके, एक ब्रिज हो जिसमें वो अपने अंडर प्रिविलेज से लेके प्रिविलेज का, क्योंकि आप देखिए जो पॉवर्टी उसका बहुत विशेष साइकिल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तालीम ही कम्युनिटीज़ को पॉवर्टी से निकाल सकती है। तो स्माइल स्कूल में प्राइमरली हम इस डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से 50% लोग रखेंगे, 30% रिजर्वेशन वुड बी फॉर गर्ल्स और जो हाफिज हैं, कुछ सीट्स विल बी फॉर द लोकल पीपल, सो दैट हम स्कूल का एक सस्टेनेबल मॉडल भी क्रिएट करें। तो एक स्माइल स्कूल का मकसद एक ऐसा स्कूल जहाँ खुशियाँ रिस्टोर की जा सके। दिस इज द होल आइडिया अबाउट द नेम। जी, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की यहाँ पे, आपने बताया कि कैसे आप सस्टेन करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही आपने एक इमारत खड़ी की और वो सस्टेन हो गई। एक आपका विजन होगा एक लंबा स्माइल स्कूल को लेके, तो वो उस विजन के ऊपर थोड़े बात करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे चलेगी। आप क्या सोचा है आपने आने वाले 5 सालों या 10 सालों में, उसको कहाँ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? इनफैक्ट स्कूल का एक बड़ा एलिमेंट हमेशा से हमारे जहन में रहता था कि कोई भी स्टार्टअप should be able to sustain itself in some period of time. कम्युनिटी से डोनेशन लेके आप इंस्टीट्यूशन बनाइए, फिर कम्युनिटी से मांगिए कि हमको इसको रन करना है, ये सही नहीं है। इनफैक्ट मुसलमान, मैंने बोला, हम ऑलरेडी बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी हैं। तो एक मॉडल हो जिसमें हम कुछ, क्योंकि एक लार्जर सेटअप करना है तो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, कलेक्टिवली पॉसिबल है। बिकॉज व्हेन वी डू कलेक्टिव थिंग्स वी डू मिराकल्स। लेकिन माइल्स टू स्माइल का हमेशा से काम, फॉर एग्जांपल जो स्माइल स्कूल हम अभी रन कर रहे हैं, द सनराइज स्कूल एट लोनी, फर्स्ट ईयर में 100% डोनेशन बेस था एंड वी हैव कट डाउन दैट टू 70%। सबात एक हमारा सेंटर है औरतों का, जिसमें दंगों से अफेक्टेड औरतें, बहुत ज़बरदस्त एक सिलाई सेंटर है। इनफैक्ट सिलाई सेंटर है एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ वो गम और खुशियाँ बांटती हैं, एक तरीके से कम्युनिटी का वो सेटअप है उनको उस गम से उबारने में जी। वो स्टार्ट किया था तो डोनेशन वाज 100%. Now we have cut down it to 30%. That's great. हमारा एक हुनर है जो यहाँ पे अल-शिफा के जस्ट बराबर में शाहीन बाग में ही है। हमने जब शुरू किया था उसको प्राइमरली मदरसे के बच्चों के लिए था ताकि उनको कंप्यूटर और कोडिंग ये सब सिखा सकें, एंड वी हैव कट डाउन दैट टू 27%. तो माइल्स टू स्माइल के हमेशा रहते, इनफैक्ट आने वाले 2 सालों में हम ये सारे इनिशिएटिव को सस्टेनेबल बना देंगे 100%, सो दैट वी नीड जीरो डोनेशन फ्रॉम द कम्युनिटी टू रन इट। अगर इसे स्माइल स्कूल की बात करें तो पहले साल तो इट विल रन सोलली ऑन डोनेशन बेस, क्योंकि हमारे पास नए एडमिशन से रहेंगे। वी हैव प्लान दैट फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर हम इसको 20% रिड्यूस करेंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ 5th ईयर द स्कूल इज 100% सस्टेनेंस, इट अचीव्स दैट। हमको बाहर से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़े, और दूसरा हम इसे विल नॉट रन अर्न रेवेन्यू। तो एक ऐसा ब्यूटीफुल मॉडल होगा कि अगर एडमिशन्स हमको लोकल भी हो रहे हैं तो हम विल रिड्यूस द फी इन सच ए वे दैट लोगों के लिए बहुत ही एक फिजिबल हो पढ़ना, और हमारे लिए फिजिबल हो कि हाई एंड एजुकेशन हम बिल्कुल एक मिनिमल कॉस्ट पे दे सकें। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड सस्टेनेंस। मैं 5 साल बाद मैं वादा करता हूँ स्कूल खुलने के 5 साल बाद मैं 1 रुपया डोनेशन किसी से नहीं मांगूंगा, और स्कूल विल रन इट इट्स ओन। बहुत अच्छा जज्बा है ये। अब तो हमने सस्टेनेबिलिटी की बात कर ली, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपने बोला कि बहुत ही जुल्म और ज़्यादती से निकली हुई कौम है ये, तो उस कौम को कैटर करने के लिए क्या स्माइल स्कूल एक ऐसा मॉडल अपनाएगा
क्या चीज़, वो एक यूएसपी क्या होगी इस्माइल स्कूल की, जो कि उन बच्चों को कैटर करे जो खुद अपने आप में एक ट्रॉमा का शिकार हैं, एक ऐसे जुल्म और ज़्यादती के माहौल में पले बढ़े हैं, उन्हें कैसे अश्योर करेगा इस्माइल स्कूल? इनफैक्ट जब हमने लोनी में हमने स्कूल खोला था 2020 में, तो एक बड़ा सवाल था कि द किड्स हैव गॉन थ्रू द डबल ट्रॉमा. First, it was the trauma of the Delhi pogrom, and later it was for the unplanned lockdown, because मुसलमान के पहले तो दंगों में बिजनेस ख़त्म हो गया, और दंगों के बाद लॉकडाउन की वजह से वो जो बची खुची जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई. तो वी शुड वर्क ऑन करिकुलम. देन वी अडॉप्टेड दिस करिकुलम वी कॉल स्माइल करिकुलम. स्माइल करिकुलम में किताबों का लोड थोड़ा कम रहता है, हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देते हैं कि बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी कैटेगरी के बच्चों को ट्रबल से, ट्रॉमा से निकालना एक बहुत ही हरकुल टास्क है. एक लड़का है, उसके फादर को शहीद कर दिया था दंगों में. इनफैक्ट कई हफ्ते बाद उनकी लाश निकली. इट वाज इन सच अ डिकम्पोज स्टेट. वो हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो वो उसको मुस्कुराते हुए बहुत कम देखता था मैं. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर हिम टू वॉच स्माइल, बिकॉज आप जो भी क्रैक करेंगे तो मुस्कुराया करें. फिर उसके साथ धीरे 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 घुलते मिलते काम करते 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 2 साल के बाद वो मुस्कुराया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम स्माइल, एंड ही वाज द लास्ट गाय टू स्माइल. तो जब उसका मुस्कुराहट मिल गया, मैंने एक पोस्ट भी किया था, एंड दैट वो दिन मुझे लगा कि मैंने जो उम्मीद, जो ख्वाब जो देखे थे स्कूल के लिए, वो पूरा हुआ. तो ख्वाब है कि हम चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ला सकें, क्योंकि बच्चों की बहुत पोटेंशियल है. हमको नहीं पता कि कल इन्हीं में से कोई सर सैयद निकले, इनमें से कोई अबुल कलाम निकले, इनमें से कोई एक बड़ा डॉक्टर इंजीनियर निकले. तो हमारे पोटेंशियल में उनको वो ट्रॉमा से हमें निकालना है, एंड दैट्स इंशाल्लाह स्माइल स्कूल विल डू. इंशाल्लाह. अब थोड़ा सा मैंने स्माइल स्कूल के बारे में पता कर लिया, सस्टेनेंस के बारे में पता कर लिया, उन कैसे चलेगा. अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इंडियन मुसलमान जो है आज के सोसाइटी में, जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट चल रहा है और जो एजुकेशन है, उनका लिंक अगर आप मुझे बता सकें कि क्यों एक इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, या वो पढ़ने में आगे आने चाहता हुआ भी नहीं आ पाता है. काफ़ी जगह हम देखते हैं कि बहुत चाहत है बच्चों को पढ़ने की, लेकिन उन्हें वो मौका, वो एक चीज़ नहीं मिल पाती, वो एक रोप नहीं मिल जाती जिससे वो क्लाइंब करके पॉवर्टी के लाइन से उठ रहे हैं. तो क्या इसकी वजहें हो सकती हैं इस चीज़ की? इनफैक्ट अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो इस मुल्क में 14% मुसलमान हैं जी. और अगर माइनॉरिटीज़ को ही बात करें, मतलब इफ़ वी लीव द मेजोरिटी ऑफ 85%, हम सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियंस और सिख और जैन और बुद्धिस्ट की बात करें जो माइनॉरिटी में, तो मुसलमान माइनॉरिटी का 70% है, और हम सिर्फ 22% स्कूल रन करते हैं, और बाकी कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी का सिर्फ 30% है, वो 68% स्कूल रन करते हैं. तो स्कूल में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और यही रीज़न है. ये कैसे रिस्प्रोकेट हुआ कि अब प्राइमरी लेवल पे हमारा अगर इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है. राइट. कुछ दिन पहले कुछ एपिसोड्स आप सबने देखे होंगे, हिजाब के लिए हमारी लड़कियों को फोर्स किया गया. हालांकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेकुलर पूरा एक पूरा माहौल है कि भाई सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस है वियर करने, लेकिन यही लोग जो कल को फ्रीडम ऑफ चॉइस बता रहे थे, वो मुसलमान लड़कियों से उनका चॉइस ऑफ वियरिंग हिजाब छीनते हैं. ये एक तरीके से हिपोक्रेसी है इनकी. अभी कुछ दिन पहले हमने कई एपिसोड देखे हैं जिसमें हमारी लड़कियों को हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई गई. इनफैक्ट आप एक देखिए कितना फार्सिकल सा सेटअप है कि हम कहते हैं कि हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जहाँ फ्रीडम टू वियर है, और मुसलमानों को उनका बेसिक फ्रीडम टू वियर हिजाब हम छीन रहे हैं. ऐसे एपिसोड्स यूपी में भी दिखे जिसमें जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एक बच्चे को क्लास में मारा जा रहा है, एक स्लर, कम्युनल स्लर यूज़ करते हुए. मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ौदा में रहते हैं. कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया, उनका ग्रीवांस था कि 5th क्लास में उनका जो भतीजा पढ़ता है बड़े स्कूल में बड़ौदा में, उसमें उसके क्लासमेट्स ने उसको मुल्ले हो, तुम कटवे हो, तुम्हारे सर उतार देंगे, ऐसे स्लर यूज़ किया उन्होंने. तो एक मैंने कहा ना कि पढ़ाई के 2 मायने हैं, एक कंटेंट क्या आप पढ़ रहे हैं, दूसरा माहौल किस माहौल में पढ़ रहे हैं. तो माहौल जिसमें मुसलमान पढ़ सकते हैं वो ओवरऑल इस मुल्क का बहुत ख़राब हो रहा है. उसमें भी अगर आप देखिएगा डिसएडवांटेज कैटेगरी ऑफ मॉब लिंचिंग, कम्युनल वायलेंस, इनके लिए कोप करना बहुत मुश्किल है. जी. हम मुजफ्फरनगर में एक
गैंग रेप सर्वाइवर की फैमिली के साथ काम कर रहे थे। इनफैक्ट हमने उनका बिजनेस सेटलमेंट और ये सही कई सारी चीज़ें की। उसके बच्चा 2-3 स्कूल में गया तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वहाँ हर क्यों? स्कूल में क्योंकि शहर छोटा शहर है, जी जी उसमें सबको पता है कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ है। तो उसको चिढ़ाना कि तुम्हारी अम्मा के माँ के साथ ये हुआ। उसने पढ़ाई छोड़ दी। जब हम पहली बार उससे मिले थे तो वो एक मिस्त्री का काम, मतलब एक मजदूर का काम कर रहा था। हालांकि उसको उठा के लाया और अगले साल इंशाल्लाह हमने उनसे वादा किया कि इस सेशन में हम उन सबका एडमिशन अपने स्माइल स्कूल में करेंगे इंशाल्लाह, एंड दे हैव एग्रीड टू इट। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो स्माइल स्कूल के पीछे बहुत Exactly. आस है, बहुत बहुत आस उम्मीद लगी है। है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ऐसा माहौल हम उस स्कूल में क्रिएट करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, आप इदारों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही फेमस इदारा है हमारे बीच में जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ रहा है। तो वहाँ पे कुछ ये जो सस्टेनेंस वाला आइडिया है और जो एक पूरे ख्वाब को बुना जाता है, वो भी तो आपने कभी एक ख्वाब देखा होगा। माइस टू स्माइल से पहले, अपने पीएचडी से पहले, अपने मास्टर्स से पहले जब एएमयू में थे, तब कुछ ऐसा कोई किस्सा, कोई दास्तान ऐसी हुई आपके साथ जिसमें आपको लगा हो ओ मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए? तो जब मैं +2 में था एएमयू में, +2 बॉयज़ में जी। तो हमने बंक लगाया, क्योंकि जब बच्चे नए 10th करके जब हाई स्कूल्स में जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम कॉलेज में ही आ गए। जी। तो एक बार हमने बंक लगाया उर्दू की क्लास में, और जब अगली क्लास में आए तो टीचर नाराज़ भी था और टीचर के अंदर एक अफसोस भी था। अक्सर जब बंक आप लगाएंगे तो टीचर गुस्से में रहता है, जी। लेकिन उस दिन वो टीचर काफ़ी मायूस से दिखे। तो इनफैक्ट उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने बंक लगाया, मैं पूरे देर यहाँ बैठा रहा। एक चीज़ समझो, ये यूनिवर्सिटी सर सैयद की बहुत कुर्बानियों से खुली है। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि सर सैयद जब यूनिवर्सिटी का उन्होंने ख्वाब देखा था कि एक यूनिवर्सिटी हो जो ऑक्सफोर्ड के लेवल का हो, और कई जगह जाते थे वो एक डोनेशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए। तो एक नवाब साहब के यहाँ पहुँचे, जो नवाब साहब मुजरा देख रहे थे। तो सर सैयद, क्योंकि उनके पास वक्त कम था और बहुत जगह उनको जाना था, तो वो उसमें बिना इजाज़त के वो अंदर आ गया उस महफिल में जहाँ वो थे। तो नवाब साहब बहुत नाराज़ हुए कि आपने जो है मुजरा पूरा डिस्टर्ब कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम किस लिए आए हो? तो सर सैयद ने बोला कि मैं ख्वाब लेके आया हूँ। एक ख्वाब है कि हम एक स्कूल खोल सके जो ऑक्सफोर्ड लेवल का एजुकेशन बच्चों को दे, मुसलमान बच्चों को। वो दौर था जब इंग्लिश एजुकेशन लेना एक तरीके से सोसाइटी में बहुत ही फार्सिकल माना जाता, लोग मजाक बनाते थे। लेकिन सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, उनका ख्वाब उस वक्त पूरा था कि हम ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा और इंशाल्लाह उस इंस्टीट्यूशन से आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल बदलेगा। और मैं तो गवाह हूँ, ऐसे हज़ारों लोग उसके गवाह होंगे। इनफैक्ट हम उसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। तो नवाब साहब ने पूरी बात सुन ली और बोला कि मैं चंदा तो दे दूंगा, लेकिन तुमको जो है ये जो है पैजे पहन के मुजरा करना पड़ेगा। तो हालांकि सैयद के लिए बहुत ही ऑफेंसिव रहा होगा, लेकिन उन्हें वो पैजेब उठाया और पाँव में बांध लिया। आप उसका सर सैयद का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत, वाकई में वो इस काम के लिए भी तैयार हो गए कि ठीक है, अगर हमको ये करके भी मेरी कौम का मुस्तकबिल बदल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार। हालांकि नवाब साहब को तुरंत शर्म आ गई, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और एक बहुत बड़ी रकम उन्होंने स्कूल खोलने के लिए दी। तो मैं ये कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा कुर्बानियों से बनते हैं, और जितने भी लोग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ख्वाब लेके आते हैं उनको हर तरह के क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस मुल्क, मतलब इस कम्युनिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करने का मतलब जो रिवाज है बहुत पुराना है। जी। तो इंशाल्लाह जब तक एक इंस्टीट्यूशन कायम नहीं कर लेते, भले उसके लिए मुझे रसीद लेके लोगों से चंदा लेने पड़े, मैं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ जो बहुत ही ख़ास है, जो ज़रूरत है इसको बताने की, कि मेरा जो विज़न है वो एक इंस्टीट्यूशन तक महदूद नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमको ऐसे इलाकों में खोलना है। मे बी हमको एक स्कूल हमको सीमांचल में खोलना हो, मे बी एक स्कूल हमको मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खोलना हो या गुजरात में खोलना हो। तो एक सवाल लोग हमेशा पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन अगर कम्युनिटी के पैसे से खुला है तो उसका ओनरशिप किसको होगा? जी, है ना, अक्सर मेरा भी अगला सवाल यही था आपसे। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि लोग किसी की फैमिली सेटअप के लिए चंदा नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो भले ही माइस टू स्माइल और शागिर्द कलेक्टिवली मिलकर इंस्टीट्यूशन खोलेगी, लेकिन इसका ओनरशिप हमारे पास नहीं होगा। विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मे बी 5-6 ईयर्स, मैं खुद एक बड़ा बोर्ड बनाऊंगा और स्कूल का ओनरशिप उस बोर्ड के पास होगा और मैं एज अ मेंबर उसमें काम करूंगा।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल कैसे चलती है, बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द सीईओ द कंपनी वर्क्स। और इसका मॉडल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इसी मॉडल पे स्माइल स्कूल्स रहेंगे। किसी का फैमिली सेटअप नहीं है। इनफैक्ट मैं लिख के भी जाऊँगा कि मेरे बाद जो है, या मैं जब तक काम कर रहा हूँ उसके बाद, मेरे फैमिली का कोई ओनरशिप एक ईंट पे भी नहीं है। एक कम्युनिटी ओनरशिप। एक बोर्ड है जिसका कुछ कंपोजिशन मैंने ऐसे जहन में सोचा। इनफैक्ट मैंने 2-3 रिटायर्ड आईएएस से भी बात किया है, वो तैयार हो गए हैं। एक रिटायर्ड जज हैं राजस्थान कैडर के, वो भी तैयार हो गए हैं। ग्रेट। 2-3 प्रोफेसर जामिया के, एमयू के, वो भी तैयार हो गए। तो एक कंपोजिट बोर्ड बने जिसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हों, कुछ प्रोफेसर्स हों, कुछ हमारे पास डॉक्टर्स हों, कुछ इंजीनियर्स हों, राइट, जी जी। और 6-7 यंग मुस्लिम एक्टिविस्ट, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन में फ्रेश ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस अलाक्रिटी से, जिस ईगरनेस से, जिस पोटेंशियल से आज काम कर रहे हैं, मे भी 10 साल बाद नहीं कर पाए, राइट। तो बहुत ज़रूरत है कि हम यंग मुस्लिम एक्टिविस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसको लेके आए। और हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है। आप वली रहमानी को देखिए, बिल्कुल 21-22 साल की उम्र में उसने वो करके दिखाया जो 40-50 साल तक हम सोचेंगे लोग कि हम ऐसा करें। तो कम्युनिटी में ऐसे लोग की कमी नहीं है। हाई टाइम है कि हम ऐसे लोग जो इन फील्ड्स के हैं उनको लाएं और उनको ओनरशिप दें, राइट। किसी चीज़ को बांध के रखा गया तो उसका फैलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इट हैज़ टू बी ओपन एंडेड। इसके बाद हम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन खोलेंगे और ओनरशिप विल अगेन गो टू दीज कम्युनिटीज। इट विल नॉट lie with any family or any institution or any individual at all. This is my promise. जी, बहुत बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा मॉडल है। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप आईआईटी से हैं, एक साइंस बैकग्राउंड आपका स्ट्रीम रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ, और आप अंदाजे से कैलकुलेशन और अपना साइंटिफिक दिमाग लगा के आप बता सकते हैं कितना फंड अभी तक आपने 10-15 दिनों में जमा कर लिया है, या जितना वो चंदे वाली बात की आपने, तो कितना चंदा आया है आपके पास? इनफैक्ट जब हमने मास्टर स्माइल बनाया था जी, तो एक विजन हमेशा था कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करती नॉन प्रॉफिट्स। जी जी। किसी भी कॉज के लिए ये मेंटेन नहीं करते कि कितना फंड्स उन्होंने रेज किया और कितना स्पेंड किया। तो फिर हम स्माइल रिपोर्ट्स हमने इशू करना शुरू किया, एनुअल रिपोर्ट्स इशू किया, जिसमें हम अपने इनपुट और आउटपुट का ब्यौरा देते हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कम्युनिटी ने पैसा दिया है, तो इट इज़ द राइट ऑफ द कम्युनिटी टू नो हाउ मच मनी हैज़ बीन accumulated by the institution for that work, and it is the responsibility of the institution to tell कि हाँ इतना पैसा आया। तो अभी मैं जब हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, तो अभी टोटल जो पैसा आया है वो है 21,73,171 रुपए। दिस मच ऑफ मनी वी हैव रेज्ड अभी मतलब बाय द टाइम वी आर डिस्कसिंग जिससे पहले तक, तो इतना है माशाल्लाह। 21 लाख। तो इंशाल्लाह अभी बहुत लंबा सफ़र है, तो भी करेंगे। और ये अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो हम लगभग 4% ऑफ दी अमाउंट रेज कर लिया हमने। हालांकि सच्चाई ये है कि अगर हम सब कलेक्टिवली कम्युनिटी में हम एक वक्त की बिरयानी का पैसा दे देते तो बट एनीवे इंशाल्लाह, मैंने कहा ना, इस कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए जिन्होंने काम किया उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला और कुर्बानियाँ रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग, दिस इज इवन द पाथ आई एम एंजॉयिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये शेर आपके लिए पढ़ने में मजबूर हो चुका हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और वो दीदावर, वो चमन, वो गुल, वो गुलिस्तान जो इसका ख्वाब आप देख रहे हैं एक स्माइल स्कूल का, मैं चाहता हूँ, मैं दिली ख्वाहिश है कि मैं 5 साल बाद जब पॉडकास्ट पे या आपका इंटरव्यू लूँ या आपसे मिलूँ। 5 साल इज वेरी लॉन्ग पीरियड। अगले साल इंशाल्लाह जब पॉडकास्ट पे बैठे तो स्कूल ऑलमोस्ट एक शेप में होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आसिफ साहब आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।